जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा आ रहे हैं उसमें कई लोगों का कहना है कि आमतौर पर देखने को मिला है कि कंजम्पशन का जो डेटा होता है, कंजम्पशन ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट में एक थोड़े बहुत एक समानता होती है, इक्वलिटी रहती है, इक्वल ही होते हैं, मोरलेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स देखने को आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन उस रेशियो में कंजम्पशन ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है। ये चूंकि आप सीआई के प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी के भी हेड कर रहे हैं, तो ये एहसास आपने किया है कभी, क्यों कंजम्पशन नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगेन आई विल गो बैक टू रेफरिंग टू व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. What has happened is because of the geopolitical crisis, because of supply chain disruptions in COVID, and added to that is the weather events, there has been an inflationary tendency across the world. Plus also the policies that were followed in the COVID period in some parts of the world, which created runaway inflation. So it has moved up the cost table. Or globally, compared to rest of the world, in India की management is far more superior. Because कोविड से पहले हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा रहती थी, अभी उल्टा है, राइट? सो मच मोर स्मार्टली मैनेज्ड इन इंडिया. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर नॉट इंसुलेटेड. कुछ मेनी कमोडिटीज का लिंकेज है, सो इट्स एलिवेटेड कॉस्ट. सो व्हेन कॉस्ट गेट्स एलिवेटेड, इट इम्पैक्ट्स कंजम्पशन. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड मेनी प्लेसेज में तो श्रिंकेज है. श्रिंकेज से अभी वो कमिंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स. इंडिया में तो इज मच बेटर पोजिशन बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ. ठीक है, वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ. सो लेट मी से दैट वी शुड फर्स्ट फील अ लिटिल रीअश्योर्ड दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन. बट yes, consumption is not what we would like it to be. It has to improve. We believe that with better monsoons, consumption will be better. Inflation, food inflation will be more modest in the year going forward. So that would also provide impetus to consumption. Hopefully, because of that, in the second half of the year, interest rates should go down. That will provide further boost to consumption. So all of this, plus all the reform process and the jobs through public capex, private capex, all of this will impact consumption, and it will move in the right direction. So that's the way to. I think I would say that we should. कंजम्पशन बढ़ाने का एक और अलग-अलग थिंकर सजेशन देते हैं. वो ये है कि कंजम्पशन बढ़ाने का एक तरीका होता है कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, पब्लिक को पैसे मिलेंगे तो खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा. और पैसा देने का एक बहुत सीधा तरीका होता है कि इनकम टैक्स को घटा दीजिए. बजट आने वाला है. पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बहुत अपेक्षा के अनुरूप कटौती नहीं की है. तो आपको लगता है कि इनकम टैक्स में अगर रिडक्शन करते हैं तो वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा और इनकम टैक्स में रिडक्शन करना चाहिए? देखिए, जब मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल डेफिनेटली इम्पैक्ट्स कंजम्पशन. और रिलीफ जो भी है वो सिर्फ लोअर एंड पे देखना चाहिए. बिकॉज इंडिया की यू सी देयर इज आई से ट्रिनिटी ऑफ प्रायोरिटीज. इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है, क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट करना है, और फिस्कल ग्लाइड पाथ एडहियर करना है. तो लोअर लेवल पे जो रिलीफ है, लोअर मिडिल लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे मिलना. चलिए 2 सवाल छोटे छोटे पूछूंगा, फिर समय कम है आपके पास. लोअर लेवल मिडिल ही हो गया. मिडिल ही हो गया, ठीक है. एक सवाल में इसमें था कि अभी बजट आने वाला है, तो कई सारे सजेशन आपने दिए. कोई स्पेसिफिक सजेशन जो बजट में देखना चाहते हो आप, कि जो आपने दिए वही काफी? वही है, वही सेम है जो मैंने दिए. नई सरकार आने के बाद लोगों को एक आशंका है, इन्वेस्टर्स को लेकर खास तौर से, कि जो रिफॉर्म पिछले 10 साल में चला था वो रिफॉर्म प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है. आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय तो ऐसा है कि क्योंकि जो पुराने जो जितने रिफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो सबको एनर्जाइज करना चाहिए कि और भी करने चाहिए रिफॉर्म. वाई शुड बी स्लो डाउन? टॉप 3 रिफॉर्म आपके हिसाब से? टॉप 3 रिफॉर्म एक तो मैंने बताया, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन विच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट. That is very important. The second I would look for is the roadmap to increase spends in social infrastructure. Third, I would look at more focus on rural and employment intensive sectors. GST rate rationalization? Yes, 3 tier. Yeah. ये होना चाहिए था. 3 tier में 3 tier होना चाहिए. और जो अभी 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं आप? 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं? नहीं, रेट वो बाद में आएंगे, बट 3 tier होना चाहिए. बट principally it should be, when you net, it should be revenue neutral. Naturally when you do 2 slabs into one, तो कुछ बढ़ेगा कुछ कम होएगा, but at the end of it should be revenue neutral. Or if the fiscal position allows, even if it's a little moderate, that also fuels consumption, right? That is there. And second thing is जो अभी excluded है,
petroleum, real estate, electricity, all these things should also come into. तो पेट्रोलियम को लाने के लिए स्टेट एग्री होंगे आपको लगता है, क्योंकि स्टेट के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है। हाँ, बट यू नो इस चीज़ों पे कंसेंसस बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उससे वी आर होपफुल दैट इट शुड हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली it is working in the larger interest of making the economy competitive, making the economy more productive. So that with that spirit, तो करंट पॉलिटिकल सेटअप में ये कंसेंसस बिल्ड कर पाना ऐसे क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए कितना इजी है? देखिए जीएसटी में भी कंसेंसस बिल्ड करने में टाइम लगा था, एफर्ट लगी थी, राइट? तो इंडिया में बिकॉज देयर आर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, इट्स अ टफ प्रोसेस, बट आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन वो है विकसित भारत। प्रधानमंत्री कई बार बोले हैं कि विकसित भारत हमें बनना है 2047 तक। रियलिस्टिक वे में देखें तो 2047 तक विकसित भारत हो पाना कितना संभव है? देखिए, अगर हम जो रिफॉर्म का जर्नी है उस पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और एग्जीक्यूट करते रहें हर चीज, मतलब और इंडस्ट्री भी एग्जीक्यूट करनी है, एंड इंडस्ट्री इज कमिटेड टू डूइंग दैट, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वी कैन गेट देयर। विकसित भारत जब कहते हैं तो आपके मन में क्या पैमाना निकल के आता है? क्या बेंचमार्क है जो कोई देश विकसित हो सकता है, डेवलप कंट्री कहलाएगा? आपके साथ पैमाना क्या है? नॉर्मली तो एक जो पर कैपिटा इनकम लेवल पे देखा जाता है उसके एक पैरामीटर है, एंड देन डेवलप्ड नेशन में वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ ease of living, quality of education, healthcare, skilling, infrastructure, all those parameters. इस पैरामीटर पर नेचुरल रिसोर्स रेस्टोरेशन, समझ गया। इस पैरामीटर पर मुझे पता नहीं लगता है कि इतना फिजिबल होगा नहीं। अगर पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से देखें तो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क जो IMF फोरम का मैं देखता हूं कि $12,000 से लेकर के आगे तक बढ़ता है, जो लोएस्ट $12,000 है। यूएस का तो 70+ है। इंडिया अभी मुश्किल से $2,500 पे है। तो ये 5 गुना 6 गुना कर पाना ये महज 10-15 साल में कितना पॉसिबल है? देखिए, ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है। देखिए CII की जो कैलकुलेशन है उसमें 8 ओवर 8% के ग्रोथ से ये अचीव हो सकता है टिल 2047। सो आई थिंक 8.1 का फिगर है, तो उस रेट से कंसिस्टेंट ग्रो होना इट्स अ चैलेंज, but given the potential in India, I think it can be done, because there is a lot of potential in India, a lot of potential through global opportunities, and a lot of potential can be unlocked because of positive demography and policy enablers. तो आपने बजट का एक जो क्वेश्चन पूछा था ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में आई मस्ट मेंशन, यू सी दिस क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए डीकार्बनाइजेशन और दूसरी बात है एडेप्टेशन के लिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इधर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो अभी चलेगी फॉर सेवरल डिकेड्स बिफोर टेम्परेचर्स गो डाउन, विच मीन्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल इंक्रीज। तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से वेरियस इम्पैक्ट्स होते हैं, लिविंग में, एग्रीकल्चर में, एसेट्रा एसेट्रा, एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो गेट इम्पैक्टेड। So we also need resources for adaptation. So एक ग्रीन फंड का भी रिसोर्सिंग कैसे करना है वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है टू लुक एट इन द बजट। लास्ट क्वेश्चन का जवाब बचा रह गया था, उसमें एक चीज ऐड कर दूं। आपने कहा था कि पर कैपिटा इनकम, उसका जवाब आपने दे दिया 8.1% ग्रोथ। दूसरा आपने कहा ह्यूमन इंडेक्स, मतलब जो बाकी चीजें लिटरेसी एजुकेशन, उसमें भी अगर आप देखें तो जो इवन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, उसमें 0.8% जहां पे जिस कंट्री में है उसको माना जाता है डेवलप कंट्री। हम अगर देखें तो उससे बहुत पीछे हैं, 0.6% के आसपास है। अगर कंट्री वाइज देखें तो 192 में 132 पोजीशन पे हम लोग हैं। तो ये भी फिजिबल नहीं है, फिर कहीं बहुत चैलेंजिंग है। फिजिबल क्यों नहीं है? वी हैव टू सॉल्व। पिछले रिकॉर्ड को देख के मैं कह रहा हूँ फिजिबल नहीं है। नहीं, देखिए जो जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने अभी रिफॉर्म्स हुए हैं और जो रफ्तार इकोनॉमी ने पकड़ी है, आप देखिए 8.2% करना जब दुनिया भर में प्रॉब्लम है, बहुत नेशंस में जब 8.8% होता है तो एक्सपोर्ट्स भी बहुत बॉयंट होता है, राइट? 8.2 करना, सो दैट ऑल्सो शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। प्लस like everybody has said, it's India's moment, it's India's decade, because globally people are looking at supply chain diversification, energy transition, digital transformation, food and nutrition security. So all these play to the strengths of India, and it's an opportunity. चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much.
किचन से आशीर्वाद आटा की मांग आती है। आपने कभी सोचा है कि दोनों में क्या समानता है? एक समानता है, वह है कंपनी आईटीसी। और ये सिर्फ किचन और बच्चों तक नहीं रहता है, आपके बेडरूम तक, आपके पूजा घर तक ब्रांड पहुंच चुका है। और उसी ब्रांड आईटीसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं इस बार, इनसे हम बातचीत करेंगे। संजीव पुरी साहब का, सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और कई लोग पूछ रहे होंगे कि आज क्यों इनसे बात कर रही है, तो 1986 से इस कंपनी में है। तो आज इस खास वजह है क्योंकि इंडस्ट्री चैम्बर सीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई और सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं आपसे कोई सवाल पूछूं उससे पहले मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब आपके बारे में पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि 1986 जनवरी से आप आईटीसी में हैं, 39 ईयर, काफी लंबा समय होता है। कोई खास वजह? बिकॉज वो जहाँ पे नौकरी करने में एनरिचमेंट हो या आप लर्न कर रहे हैं, कुछ एंजॉय करें, तो वहीं पे लोग कंटिन्यू करते हैं, वही रीजन है। चलिए, तो ये अच्छा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। अब शुरू करें कि चूंकि इंडस्ट्री चैम्बर के प्रेसिडेंट आप ऐसे समय बने हैं जब नई सरकार बनी है। ये महज इत्तेफाक था कि आपने सोचा था कि नई सरकार बनेगी तो अभी प्रेसिडेंट बनेगी? हालांकि इसमें रोटेशन पे होता है, तो इस वजह से जब बारी आती है तब बनते हैं। तो नई सरकार बनने से पहले ही एहसास लोगों को होने लगा था, और अभी भी दो चीजें हैं जिसपे लोग सरकार को भी कह रहे थे सरकार ठोस जवाब नहीं दे रही है, और इसका कोई जवाब मिल भी नहीं पा रहा था। उनमें से एक सबसे बड़ी बात थी, वो है बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस बेरोजगारी को लेकर कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, पीएलआई स्कीम आई, अलग अलग स्टेप्स लिए गए, लेकिन वो मोमेंटम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं आ पाया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि अब यहां से आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जिस लेवल की डिमांड हमें आ रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा कहना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होएगा। बिकॉज जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है कैपेक्स का, जो प्राइवेट कैपेक्स है, तो ये सब चीजें तो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। यस, आपकी ये बात सही है कि और जॉब्स क्रिएट करते हैं, और जॉब्स क्रिएट करनी है, और गुड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करनी है। और फार्मिंग एंड में जहां पे लगभग 50% हमारी दी लेबर पार्टिसिपेट करती है, उसमें इनकम्स हैव टू इंप्रूव। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, मोर जॉब्स इज टू बी क्रिएटेड, वेरी मच सो। एंड इसकी पहली बात तो मैं ये भी कहूंगा कि इसमें इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट से हम जो एनेबलर्स की जो जो सजेशंस रखेंगे वो है, उसके बाद उसमें इंडस्ट्री का भी रोल है, और प्राइवेट कैपेक्स अभी इंप्रूव कर रहा है। जो 22-23 का फिगर है, 23.8% ऑफ जीडीपी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का, ये प्री कोविड पीरियड से ज्यादा है। सो इट्स ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री। एंड ये इसलिए राइट ट्रेजेक्ट्री में है क्योंकि काफी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो सरकार ने पहले काफी सालों से स्टेप बाय स्टेप जो आई हैं, उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। आप देखें, फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन, पीएलआई स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सो काफी क्षेत्र में नए काम हुआ है, नई पॉलिसी नीतियां आई हैं, जिससे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इन्वेस्टमेंट का। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री, एंड इट शुड कंटिन्यू टू improve. There are a lot of opportunities also. Globally, the world is going through, अभी तो खैर स्ट्रेस में है, so demand level globally is an issue. And in that context, इंडिया को 8.2 करना जब पूरी दुनिया में जीडीपी में स्ट्रेस है, is a remarkable thing. But from an opportunity perspective, if you look at it, the world will go through, is going through energy transition, digital transition. The world also has a demographic transition, right? World is also facing an issue of food and nutritional security. So all of these actually offer opportunities for India. And the good news is that we are doing already काफी इस एरिया में काम हो रहा है, एंड इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है इस एरिया में। स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं। हाँ, मैं इसको एक मिनट आपका ये कंप्लीट कर दूं। सो गिवन दिस लैंडस्केप, we have to really ask about how can we provide
next set of impetus to private investment. So उसके लिए I think the reform process has to continue on one hand. तो जो अगले set of reforms है जो सेंटर और स्टेट के दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, लैंड, लेबर, एग्रीकल्चर, पावर। इस पे आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि आपने जवाब दिया, इसमें 2-3 सवाल मेरे मन में उभर कर आए। पहली बात कि सीआईआई ने जो 18 पॉइंट एजेंडा दिया है, 14 पॉइंट, इसमें से कौन ऐसे स्टेप हैं या सजेशन है जो आपको लगता है कि वाकई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब होगा? तो देखिए, इसमें all of them actually, most of them somewhere relate to employment generation, but let me major जो है मैं आपको बताता हूं 5-6 इंपॉर्टेंट वंस। एक तो जो मैं रिफॉर्म बता रहा हूं उससे इंडिया की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ग्लोबली जो सप्लाई चेन ट्रांजिशन हो रही है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, तो उसके लिए कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है। सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट एनेबलर। सेकेंड इज आई थिंक जो पीएलआई स्कीम है उससे काफी सेक्टर्स को इम्पेटस मिला है। अभी नेक्स्ट फेज में हमारा सीआईआई का ये सुझाव है कि जो हाई लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम linked to some output parameters should be designed. These could be in apparel, toys, wood-based furniture, tourism, retail, media, entertainment, उस sectors के लिए impetus लाने के लिए, that is the area that one can look at. Employment intensive sectors, employment sector. यहाँ पे मैन पावर टू कैपिटल रेशियो हाई है। गवर्नमेंट ऑलरेडी स्कीम चलाया था कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो हम पीएफ में आपको कुछ रिबेट देंगे, कंट्रीब्यूशन में रिबेट देंगे, नहीं आप चाहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विद आउटपुट मेट्रिक, समथिंग यू नो इंस्पायर्ड बाय द पीएलआई सक्सेस, इंस्पायर्ड बाय द पीएलआई सक्सेस। तो एक ये एरिया है। सेकेंड इज वी ऑल्सो वांट दैट द पब्लिक कैपेक्स वो उसकी बढ़त 25% से होए, और उसमें जो बढ़त है उससे रूरल को भी एडिशनल फोकस दे सकते हैं, रूरल हाउसिंग, इरिगेशन और बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, प्लस इंडियन इकोनॉमी का कंपेटिटिवनेस बढ़ाएगा। देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो एफटीएस की जो वार्तालाप चल रहे हैं for free trade agreement, for investments, for trade, for it also provides access to technology, capital, सारी चीजें इसमें आती हैं आजकल। तो वो उसका we know that government is pursuing it very actively, so उसकी जो साइनिंग होगी उससे भी काफी फायदा होएगा। इनफैक्ट विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, और जिनके साथ साइन कर रहे हैं। एफटीएस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो सेक्टर्स लाइक रूरल के लिए, I think rural के लिए agriculture is important. So उसमें reform plus stuff like digitization, farmer collectives, bringing technology, and also to have more models where the benefits of education, skilling, and healthcare can be increased in rural. So ये important areas हैं। Tourism को infrastructure status, tourism को बोथ स्टेट एंड सेंटर से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस कि उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल गेट इम्पैक्टेड। और ये 50 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस जो बनाने की जो बात है, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर इक्वली, यू नो, बिकॉज नाउ इंडिया हैज अ लॉट टू ऑफर, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हैज इम्प्रूव्ड। आई थिंक इट्स गुड टाइम टू ऑल्सो क्रिएट अ ग्लोबल कैंपेन, इनक्रेडिबल इंडिया। टूरिज्म को जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, तो टूरिज्म साहब का मतलब क्या है? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री सब उसमें शामिल, फुल इकोसिस्टम। बट जो उसकी जो सर्टेन एसेट्स दैट गेट क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर, सम हैव अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड कैपिटल इंटेंसिव, सो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की जरूरत है। आपने जो जवाब दिया उसमें 2-3 मुझे काउंटर क्वेश्चन है। पहली बात, आपने कहा कि पब्लिक कैपेक्स बढ़ाया जाए। एंट्री बजट में 11 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ाया था और कहा था कि परसेंटेज टर्म में थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन ये काफी बड़ा है। इसके बावजूद आप करें कि पब्लिक कैपेक्स बढ़ाया जाए, कोई खास वजह? तो इसमें ऐसा है कि जो इंटरिम बजट के बेसिस पे देखा जाए तो अभी 16.8% पे है। वी आर सजेस्टिंग 25% इंक्रीज, and the reason is because this increases the productive capacity of the economy. It makes the economy productive. इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है।
नहीं, इससे तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स हैं. एवरी रुपी स्पेंड इन कैपेक्स हैज एनॉर्मस इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स. सो इट विल बी अ बिग पॉजिटिव टू दी इकोनॉमी. लेकिन एक और सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पब्लिक कैपेक्स बढ़ाया जाए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो भले ही आपने कई जवाब में कहा है, पहले भी देखा मैंने कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसकी तुलना आप कर रहे हैं प्री कोविड लेवल से. प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है. मेरा कहना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्री कोविड लेवल से आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया. इतना रिडक्शन कभी इनकम टैक्स में नहीं हुआ. इसके बावजूद कैपेक्स प्राइवेट कंपनियां निवेश करने को तैयार नहीं होती हैं. रिफॉर्म हुआ, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, लेबर में काफी हद तक रिफॉर्म हुआ, फिर भी प्राइवेट कंपनियां नहीं आ रही. क्या है चीज जो रोक रही है उनको इन्वेस्टमेंट करने? ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट कंपनी नहीं आ रही है. आप इन्वेस्टमेंट अगर देखें जो सेक्टर्स में है, काफी सेक्टर्स में हो रहा है. सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में हो रहा है, पीएलआई रिलेटेड सेक्टर्स में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स में हो रहा है, रिन्यूएबल में, ऑटो में, काफी एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है. और अगर आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि पब्लिक कैपेक्स में काफी बढ़त आई है, वो बात सही है और उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा. बट एक और तरीके से इसमें देखा जाए कि जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल है इकोनॉमी का, उसमें प्रोपोर्शन क्या है वेरियस कंपोनेंट्स का. तो अगर आप ट्रेंड देखें, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का प्रोपोर्शन ड्रॉप हुआ, इट इज रिमेन कंसिस्टेंट. So which means that private capex is also increasing in that trend. And also let me also put it in perspective. See, income tax rationalized हुआ था 2019. उसके कुछ महीने बाद कोविड आ गया. So we had this challenge. जो इन्वेस्टमेंट कोविड से पहले किया है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो कोविड के बाद हुई है. अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़त में है. आरबीआई का भी कहना है कि एस्टिमेट है 75% हमारा. सीआई का इंटरनल सर्वे ऑल्सो शोज a large percentage of members saying it is 75% plus. So it's all in the right direction. जो ये सब policy impacts हैं, it also comes with capacity utilization. So because of this COVID period, there was a little lag, but now it's on the right trajectory. If you look at 21, 22, 22, 23, in each year, the percentage of the gross private capex as a percentage of GDP has continued to increase. और स्पेसिफिक पूछे. I think it will. There is no reason to believe that it will not increase further. मैं आपकी बात से मान लेता हूँ. इंडस्ट्री चैम्बर के प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आपने कोई इंटरनल सर्वे किया है कि अगले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ कितना रहने वाला है? देखिए, हमने वी डू बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे. उसके हिसाब से ऑप्टिमिज्म इज वेरी हाई. द मेट्रिक इज 68% प्लस इन Q4, which is the highest we have got in several quarters. Many people have said that they expect investments going forward. Many people have indicated that private capex, the capacity utilizations are upward of 75%. So it's all in the positive direction. I think the risk to all of this, or the headwind in all of this is really the external sector. Because काफी क्षेत्र में जो global demand की कमी है, तो those sectors are impacted. Those sectors are impacted, and it's the global headwinds that's really the risk. Otherwise, I think the trajectory is fine, and we would say that with whatever ideas, suggestions we are making, the trajectory can be make even better. मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, लेकिन एक प्रॉमिस क्या आप करना चाहेंगे कि ग्लोबल हेडविंड में यूक्रेन क्राइसिस थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, दूसरे रास्ते ढूंढ लिए गए हैं ऑयल मूवमेंट के लिए. एक्सपोर्ट डेटा जो डाउन हो रहा था, लेटेस्ट डेटा आया जो 9% इंक्रीज किया है. अब थोड़े से सिचुएशन इंप्रूव कर रहे हैं, तो क्या ग्रोथ रेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बढ़ेगा? सीआई प्रेसिडेंट ये वादा करेंगे? देखिए, सीआईआई का सर्वे जो है उसके हिसाब से तो होना मतलब होएगा. वो द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू टू गो. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, नो, you made a good point that exports is growing, but we should also go back and see why is the export growing. Exports is also growing because of investments have happened into certain sectors like electronics, etc., which are fueling growth of investment. Some traditional sectors, because of depression of demand, are still under. वहाँ पे अभी भी तकलीफ है. बिल्कुल, इसी से मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है. जो एमएसएमई इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ठहर सा गया है.
इसको आप लोग फील करते हैं कभी? देखिए, ऐसा है कि जब आज किसी भी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एक इकोसिस्टम से होता है, एंड इकोसिस्टम बनने की एक जर्नी होती है। आपने जैसे सुना होगा कि पहले मोबाइल फोन का असेंबली हुआ, अभी आप सुन रहे होंगे कि उसके कंपोनेंट्स के लिए कुछ बातचीत हो रही है, राइट? So the journey, it's a journey. Everything does not happen, it happens in steps. And I think the journey is on the right track, and we have to continue the journey. Nothing will get, change overnight. So we have to be perseverant, follow the path of reforms and be at it. And ultimately the impact in those areas will also come out of the, for example, I'm referring to the electronic sector.